हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। गोडविल इंटर कॉलेज कृठल बागपत के यूट्यूब चैनल गोडविल लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह। आज का हमारा टॉपिक है इकाई 11 अल्कोहल फिनोल एवं ईथर का एक भाग है। उसमें हमारा जो ईथर है उसमें जो हमारा फिनोल है, फिनोल के बनाने की विधि और फिनोल के भौतिक गुण हम आज पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फिनोलों का विरचन मतलब निर्माण। फिनोल को हम कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। ये जो सबसे पहले जो बनाया जाता था वो 19वीं शताब्दी से हम कह सकते हैं कोलतार से। कोलतार जो सड़क डायपर जिसको हम बोलते हैं सड़क के बनाने में जो यूज होता है। आजकल फिनोल का जो उद्योग निर्माण होता है वो ज्यादातर बेंजीन से किया जाता है। ठीक है, तो पहले किससे होता था? कोलतार से। अब आज किससे होता है? बेंजीन के उसके उत्पन्नों से होता है। ठीक है, अब जैसे सबसे पहला है हम हेलो एरीन से। हम चैप्टर पहले में पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन में। जब क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ में 623 केल्विन ताप पर एवं 320 वायुमंडलीय दाब पर संगलित किया जाता है, इस प्रकार प्राप्त सोडियम फिनोक्साइड, मतलब जब हम ये ऊपर वाली रिएक्शन करेंगे क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ में तो सोडियम फिनोक्साइड बनेगा हमारा। सोडियम फिनोक्साइड बेंजीन के ऊपर ONA लग जाए तो उसे बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड। तो सोडियम फिनोक्साइड को हम अम्लीकृत करेंगे किसी भी अम्ल की प्रेजेंस में तो हमें फिनोल प्राप्त होगा। इक्वेशन देखिए, ये रहा हमारा क्लोरोबेंजीन लिया, NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा 623 केल्विन और 300 ATM दाब पर हमारा बेंजीन के ऊपर ONA, O पार्शियली पॉजिटिव और Na पार्शियली नेगेटिव है तो इसको कहते हैं सोडियम फिनोक्साइड। ये HCl के साथ में रिएक्ट हुआ और HCl के साथ में रिएक्ट होने के बाद में NaCl हमारा अलग हो गया और फिनोल हमारा एक मैन उत्पाद के रूप में बन गया। ठीक है, ये हमारा हेलो एरीन से आप इसको बना सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। बेंजीन का ओलियम द्वारा सल्फोनेशन किया जाता है। जब बेंजीन का हम ओलियम द्वारा सल्फोनेशन करेंगे तो इससे प्राप्त सल्फोनिक अम्ल को गलित सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके सोडियम फिनोक्साइड में परिवर्तित कर लिया जाता है। सोडियम लवण के अम्लन से फिनोल प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब इक्वेशन देखिए कैसे। बेंजीन लिया हमने, ओलियम H2SO7 के साथ रिएक्ट कराया तो ये हमारा बेंजीन के ऊपर SO3H आ गया हमारा। ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को NaOH के साथ गर्म करेंगे और फिर एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें फिनोल जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से बनाने की विधि हो गई। नंबर नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, डायजोनियम लवण से। डायजोनियम लवण एक महत्वपूर्ण रिएजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें ये ताजे बने ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के पीछे रखने चाहिए हमें, ताजे बने यूज करने चाहिए। उसके बाद ये बेकार हो जाते हैं, टूट जाते हैं अपने अवयवों में। ठीक है, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन। जो एरोमेटिक एमीन लेंगे हम प्राथमिक कोई भी, जैसे बेंजीन के ऊपर एनिलीन ले लेंगे 273 से 278 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल क्या होता है? NaNO2 और प्लस NaNO2 को बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। NaNO2 को हम HCl के साथ ट्रीट करके अभिक्रिया कराने पर हमें डायजोनियम लवण प्राप्त होता है। डायजोनियम लवण जल के साथ गर्म करने पर अथवा तनु अम्लों के साथ क्रिया करने पर जल अपघटित हो जाते हैं और फिनोल देते हैं। सिंपल सी इक्वेशन है। ठीक है, इसको आप एमीन वाले चैप्टर में भी आप इसको पढ़ेंगे। इक्वेशन देखिए, एनिलीन लिया हमने, बेंजीन के ऊपर हमारा अगर NH2 जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं एनिलीन। NaNO2 नाइट्रस अम्ल के साथ और HCl के साथ ट्रीट करेंगे इसे तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनेगा। इस इक्वेशन में ध्यान रखा जाता है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहे, 0 से 5 के बीच रहना चाहिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 0 से कम ही रहो टेम्परेचर। फिर हम इसको H2 के साथ में गर्म कर देंगे, नॉर्मल H2O ऐड कर देंगे इसमें तो हमारा फिनोल बन जाएगा प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस HCl। हमें क्या चाहिए? फिनोल चाहिए, तो हमें फिनोल इससे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। आप यहाँ पे फिनोल बनाने की विधि में पढ़ोगे और बेंजीन डायजोनियम लवण को जब आप पढ़ोगे तो वहां पे भी ये समीकरण आपको मिलेगी। एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायजोनियम लवण की कोई एक रासायनिक समीकरण लिखिए या फिनोल बनाने की कोई एक रासायनिक समीकरण लिखिए, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं वहां पे उन क्वेश्चंस में। ठीक, इसके बाद है क्यूमीन से। देखो, फिनोल का उत्पादन जो होता है हाइड्रोकार्बन क्यूमीन से भी किया जाता है।
क्यूमीन होती है आइसोप्रोपिल बेंजीन को वायु की क्यूमीन को हम क्या कहते हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन का साधारण नाम है क्यूमीन। जो क्यूमीन को हम वायु की उपस्थिति में क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर लिया जाता है। ठीक है, वायु की उपस्थिति में क्यूमीन को हम हाइड्रोपरऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर लेते हैं तनु अम्ल के साथ क्रिया द्वारा। तनु एसिड के साथ हम इसकी क्रिया करेंगे तो फिनोल तथा एसीटोन में परिवर्तित किया जाता है। इस विधि में से उत्पादन में इस अभिक्रिया को एसीटोन भी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, यानी कि फिनोल के साथ में हमें क्या प्राप्त होता है, इसमें एसीटोन भी हमें मिलता है। ठीक है, इक्वेशन देखिए, देखो क्यूमीन है, बेंजीन के ऊपर CH3 दो CH3 जुड़े हुए हैं, एक CH लेकिन समूह उसमें से दो शाखाएं निकली हुई है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत किया तो जिस कार्बन से देखो पिंक भाग से अलग दिख रहा है हमें, जहाँ पे हाइड्रोजन था वहां पे ऑक्सीजन ऐड हो गई, दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। ठीक है, फिर हमने H+ और H2 के साथ ट्रीट किया तो हमें फिनोल और एसीटोन प्राप्त हो गया। बेंजीन के ऊपर OH लगाया तो ये फिनोल है प्लस CH3 CO CH3, जिसमें CO फंक्शनल ग्रुप होता है, उसे क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कीटोन भी हमें एसीटोन प्राप्त हो गया और फिनोल प्राप्त हो गया। ठीक है ना, बीच का जो मध्यवर्ती उत्पाद बनता है उसे क्या कह रहे हैं, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। परऑक्साइड क्यों लिया, क्योंकि दो ऑक्सीजन एक साथ एक बॉन्डिंग है, तो उसके जब दो ऑक्सीजन एक साथ एक बॉन्ड से जुड़े हो तो उसके लिए परऑक्साइड का हम यूज करते हैं। ये हमारा क्यूमीन से हमारा हो गया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। ठीक, इसके बाद भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं फिनोल की। सबसे देखो एल्कोहल एवं फिनोल में क्या कॉमन बात है, एल्कोहल में भी OH होता है, फिनोल में भी OH होता है, लेकिन एल्कोहलों में हमारा एल्किल ग्रुप होता है जबकि फिनोल में हमारा एरिल ग्रुप होता है। ठीक है, बाकी दोनों के जो कैरेक्टर हैं वो उनमें समान क्या है, OH समान है। अब एल्किल समूह के कारण और एरिल समूह के कारण दोनों की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है, इसी कारण से दोनों अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है ना, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वथनांक की, एल्कोहल और फिनोल के क्वथनांक, एल्कोहल हो चाहे फिनोल हो। ठीक है, दोनों का क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर हो जाता है। आम भाषा में कहते हैं जैसे कि ये बॉयल होना शुरू हो गया तो इसका क्वथनांक है, लेकिन इसकी परिभाषा क्या है, जब किसी द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर हो जाता है तो वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, एल्कोहल और फिनोल के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी हो, जब उनके परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे, परमाणु भार बढ़ेंगे तो उनके क्वथनांक भी ऑटोमेटिक बढ़ते हैं। एल्कोहल में शाखा बढ़ने से, अगर शाखा बढ़ती जाती है तो उनके क्वथनांक कम होते जाते हैं। सभी में है, जब भी इनमें से ब्रांच चेन निकलेगी तो उनका क्वथनांक क्या होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। एल्कोहलों और फिनोलों में OH समूह अंतराणुविक हाइड्रोजन आबंध द्वारा बने होते हैं। जो एल्कोहल होते हैं और जो हमारे फिनोल होते हैं उनमें जो OH समूह होता है वो अंतराणुविक हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे होते हैं। एक तो होता है अंतराणुविक हाइड्रोजन बंध, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल दूसरे अपने ही मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, उसमें गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन एक अंतराणुविक हाइड्रोजन बंध में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़ता है तो उसमें गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे अंत्याणुविक न होकर के अंतराणुविक हाइड्रोजन आबंध है तो उसमें गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाते हैं, थोड़े से बढ़ जाते हैं। देखो ये चैप्टर देखो, सॉरी ये एग्जांपल देखो, ये देखो ROH और डैश 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 HOR डैश 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 HOR डैश डैश डैश, जो तुम्हें रेड कलर का डैश दिख रहा है ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के बीच में, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। ROH एक एल्कोहल है, दूसरा ROH दूसरा एल्कोहल है, इस तरीके के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ROH डैश 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 ROH, तो ये डैश जो भाग है हमारा क्या है, हाइड्रोजन आबंध है। फिनोल में हम इसको निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिनोल के बीच में ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, एक फिनोल से दूसरे फिनोल के बीच में अंतराणुविक हाइड्रोजन आबंध हो जाएगी। ठीक है, इस फिनोल को हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अंतराणुविक में गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं तो यहाँ पे इनके क्वथनांक जो होंगे थोड़े से बढ़ जाएंगे हाइड्रोजन आबंध बढ़ने के कारण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, देखो यह रोचक तथ्य है कि लगभग समान आणविक द्रव्यमान वाले अन्य वर्गों के यौगिकों यानी कि हाइड्रोकार्बन, ईथर और हेलोएरिनो के यौगिकों की तुलना में एल्कोहल तथा फिनोल के क्वथनांक ऊंचे होते हैं। यानी कि हाइड्रोकार्बन की बात करें हम, ईथर की बात करें, हेलोएल्केन की बात करें, हेलोएरिन की बात करें, जिनमें एल्किल समूह समान हो, ठीक है, तो उन सभी से एल्कोहल और फिनोल के क्वथनांक जो होते हैं ऊंचे होते हैं। यानी कि हाइड्रोकार्बन ले लिया, ईथर ले लिया, हेलोएल्केन ले लिया, हमने हेलोएरिन ले लिया, एल्कोहल ले लिया और फिनोल ले लिया, सब में एल्किल या एरिल समूह समान है।
तो उनमें अगर तुम्हें कहा जाए कि किसका गलनांक या किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, तो किसका होगा ज्यादा? हाँ, एल्कोहलों का और फिनोल का ज्यादा होगा। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण हो गया। ठीक है, जैसे हम एथेनॉल तथा प्रोपेन के आणविक द्रव्यमान बराबर है, एथेनॉल के और प्रोपेन की बात करें तो उनके जो है आणविक द्रव्यमान बराबर है, किंतु उनके क्वथनांकों में काफी अंतर है। मेथोक्सीमेथेन का क्वथनांक इन दोनों के क्वथनांकों के मध्य होता है। देखो एग्जांपल हम देख लेंगे, ये हमारा है एथेनॉल CH3CH2OH। ठीक है, इसका जो आणविक द्रव्यमान है 46 है और क्वथनांक है 351 केल्विन। वहीं हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं मेथोक्सीमेथेन CH3OCH3, आणविक द्रव्यमान होता है 46 और क्वथनांक कितना है इसका? 248। देखो 351 था एल्कोहल का, लेकिन इसका एथर का कम है, 248 है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोपेन की, CH3CH2CH3। प्रोपेन का आणविक द्रव्यमान 44 है लेकिन क्वथनांक 231 है। यानी कि कुल मिला के जब समान एल्किल समूह उपस्थित हो तो जो हमारे एल्कोहल होंगे या फिनोल होंगे उनके क्वथनांक और गलनांक जो है वो क्या होंगे? ऊंचे होंगे। ठीक है, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। एल्कोहलों के उच्च क्वथनांक मुख्यतः अंतराणुविक हाइड्रोजन आबंध की उपस्थिति के कारण होते हैं। अगर तुमसे कोई पूछता है कि इनके गलनांक और क्वथनांक इनकी अपेक्षा ऊंचे क्यों होते हैं, हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा, ईथर की अपेक्षा, हेलोएल्केन की अपेक्षा, हेलोएरिन की अपेक्षा क्यों ऊंचे होते हैं, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि क्योंकि एल्कोहल में और फिनोल में हाइड्रोजन आबंध बनते हैं। ठीक है, जिसका ईथर एवं हाइड्रोकार्बन में अभाव होता है, इसलिए इनके गलनांक या इनके क्वथनांक हाइड्रोकार्बन और हेलोएल्केनों की तुलना में ऊंचे होते हैं। इसके बाद है विलेयता। विलेयता मतलब घुलनशीलता, किसके साथ डिजोल्व हो जाती है, किसके साथ डिजोल्व नहीं होती है। एल्कोहलों और फिनोल की जल में विलेयता उनकी जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता के कारण होती है। एल्कोहल और फिनोल जो होते हैं जल में विलय हो जाते हैं, और जल में क्यों विलय होते हैं? क्योंकि जल के साथ मिलकर के हाइड्रोजन आबंध बना लेते हैं। ठीक है, यह विलेयता एल्किल एरिल जल विरागी यानी कि एल्किल समूह जो होता है या एरिल समूह होता है जल विरागी होता है। समूह के आकार बढ़ने के साथ घटती जाती है, यानी कि जैसे एल्किल समूह या एरिल समूह बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी घुलनशीलता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि जल से स्नेह नहीं होता इनका एल्किल एरिल समूह। अधिकांश निम्न आणविक द्रव्यमान वाले, अगर जिनका आणविक अणुभार या जिनका आणविक द्रव्यमान कम होता है वो सभी एल्कोहल या जल में सभी अनुपातों में मिश्रणीय होते हैं। जैसे जैसे इनका अणुभार बढ़ेगा, ठीक है, जैसे एल्किल समूह बढ़ेगा, एरिल समूह बढ़ेगा, तो वैसे वैसे इनकी विलेयता भी क्या होती जाती है? घटती जाती है। ठीक है, आप चित्र में देख सकते हो कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, CH3CH2CH2OH। अब देखो OH को तीनों तरफ से इस एक ऑक्सीजन ने दोनों साइड से क्या कर, तीनों साइड से क्या कर लिया? बॉन्डिंग बना ली। यानी कि जल का जो हाइड्रोजन है, जल का जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, और जल का जो ऑक्सीजन है OH के हाइड्रोजन के साथ में क्या बना लेता है? हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। इसलिए एक अल्कोहल जल के साथ में 3 हाइड्रोजन बंध बनाता है, यानी कि जल के 3 मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन आबंध बना लेता है। जहां हाइड्रोजन आबंध बनते हैं वही जब हाइड्रोजन आबंध इसके साथ बन जाएगा तो विलेयता इनकी हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जहां आपको कोई दिक्कत होती है, नोट्स आपको बनाने के लिए जो हमारा हेडिंग है, इन्हीं हेडिंग्स को लेके चलना है हमें और कॉपी पे लिखते जाना है और स्ट्रक्चर उस तरीके से लिखते जाना है हमें। हमारे नोट्स जो है साथ साथ बनते रहेंगे। जहाँ कोई दिक्कत आता है वीडियो को पॉज करो, नोट्स को लिखो, इनको वीडियो को फिर ऑन करो। ठीक है, स्ट्रक्चर आती है, वीडियो को पॉज करो, फिर आप स्ट्रक्चर को लिखो। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं साथ साथ में। ठीक है, और इनको अच्छे तरीके से करके चलना है हमें। थैंक यू बच्चों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार। और अपडेट लेने के लिए या रेगुलर वीडियो, अपने टॉपिक से रिलेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए, अपनी क्लास से वीडियो प्राप्त करने के लिए रिलेटेड, तो आपको अपने कॉलेज का यूट्यूब चैनल गॉडविल लर्नर्स को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। कोई दिक्कत हो तो आप कॉलेज के नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको उसका सोल्व भेज दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।